Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Sayyid Hasnan Jilani, and today we will consider one word substitution. ये जो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इस लफ्ज पे अगर आप पहले गौर करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंटली आता है। एक तो इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन के बारे में समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये आपके रिटन एक्सप्रेशन पे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझने से पहले, इस पे बात करने से पहले, हम ये दो सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है अब्दुल सत्तार ईधी मेड एफर्ट्स टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जिद्दोजहद की, कोशिश की कि वो इंसानी फलाह बहबूद को प्रमोट करे, इंसानियत की खिदमत करे, मॉरली, फाइनेंशियली और ह्यूमंस के लिए उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की। अब ये एक तस्वुर है पूरा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने मेड एफर्ट्स, जिद्दोजहद की, कोशिशें की, टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। अब अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट की जगह पर हम लिखते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, तो इस एक सिंगल वर्ड ने ऊपर वाले पूरे कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया है। ये देखें, ये दोनों को मैंने बोल्ड कर दिया, दोनों को हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे शख्स को कहते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करे, इंसानियत की खिदमत का सोचे, इंसानियत की खिदमत करे, मॉरली, फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं कि द वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट रिप्लेसेस और सब्स्टिट्यूट्स द कॉन्सेप्ट। ये जो एक लफ्ज है फिलैंथ्रोपिस्ट, ये रिप्लेस कर रहा है या सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको? द कॉन्सेप्ट, अ पर्सन हु मेक्स एफर्ट्स टू प्रोमोट ह्यूमन वेलफेयर। कि कोई शख्स, अ पर्सन, कि कोई शख्स हु मेक्स एफर्ट्स टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, एक शख्स जो कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए सोचता है, काम करता है, जद्दोजहद करता है, तो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की? अच्छा, सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी डिफरेंस देखते हैं अभी। अब ये डेफिनेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इज अ सिंगल वर्ड, ये एक वाहिद वर्ड होता है, विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ मतलब की जगह, जो कि इस्तेमाल हो सकता है इन द प्लेस ऑफ। किसकी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है ये सिंगल वर्ड? सेंटेंस की जगह, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की जगह, या किसी कॉन्सेप्ट की जगह। सेंटेंस की जगह पूरे फिक्रे को रिप्लेस कर देता है ये वाहिद वर्ड। ये इतना ताकतवर वर्ड है। उसे कहता है चल भाई निकल, मैं आऊंगा तेरी जगह पे, पूरे सेंटेंस को कहता है। या फिर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की जगह पर आ जाता है। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बाज औकात फ्रेजेस कहलाते हैं। ठीक है।
फिक्रे का ऐसा हिस्सा, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो या दोनों ना हो, तो फ्रेजेस भी कहलाते हैं। तो बाज औकात पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को हम फ्रेज भी कहते हैं, तो उसकी जगह पर भी आ सकता है। या पूरे कॉन्सेप्ट को हटाता है, कहता है चल भाई उठ भाई, तेरी जगह पे मैं आऊंगा। सो वन वर्ड, ये सिंगल वर्ड बड़ा पावरफुल वर्ड होता है। जाहिरी बात है जो पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ रहा है, जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ रहा है, और जो किसी कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ रहा है, सो इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी किसी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस या किसी सेंटेंस या किसी कॉन्सेप्ट की जगह पर कोई सिंगल वर्ड यूज करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वो जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी नजर में दो तरीकाकार हैं। देर आर टू मेथड्स विच कैन बी very beneficial to understand this process of one word substitution. दो मेथड्स ऐसे हैं कि जिनको अगर हम जिनको हम इस्तेमाल करें, जिन तरीकों के ऊपर हम चलें, तो हम इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड जो टेस्ट आएगा उसमें आप बहुत इफेक्टिव तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो इन टू मेथड्स के जरिए। ठीक है, पहला मेथड मेरी नजर में है सफिक्स मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है कैटेगरी मेथड। आज मैं सिर्फ सफिक्स मेथड पे बात करूंगा, और जो मेरा अगला लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर जो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, वो फिर कैटेगरी मेथड पे होगा। अव्वल तो आप इस पहले लेक्चर को ही अगर तसल्ली से, तवज्जो से सुन लेते हो तो ये सफिशिएंट होगा जब आप एमसीक्यूज बेस्ड पेपर में इस क्वेश्चन को हैंडल करोगे। तो अब सफिक्स मेथड क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कैन बी अंडरस्टूड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहां पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू मेमोराइजिंग एंडिंग ऑफ वर्ड्स। जो लफ्ज आपके सामने आते हैं ना, उनकी एंडिंग्स पे अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन को आप बड़ा ही इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हो। अच्छा, अब लफ्जों की एंडिंग्स को हम कहते क्या है? सफिक्सेस। ये आगे नोट लिखा हुआ है मैंने, नोट द एंडिंग्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्सेस। तो जनरली जो लफ्जों की एंडिंग्स होती हैं उनको हम सफिक्सेस बोलते हैं। इसको थोड़ा छोटा मैं कर दूं, ये देखें जी, इस नोट को ये ले जी। तो आज के लेक्चर में हम सफिक्सेस पे बात करेंगे, या सफिक्सेस को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स की एंडिंग्स। तो वर्ड्स की एंडिंग्स को हम सफिक्सेस बोलते हैं। तो इनके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। अगला मेथड जो है वो कैटेगरी मेथड है, वो भी मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका दे दूंगा, लेकिन आज हम कैटेगरी मेथड पे बात नहीं करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय मेकिंग कैटेगरीज। तो कैटेगरीज भी मैंने बनाई हुई हैं आपकी, और ये जो कैटेगरीज है ये मिल भी जाती हैं, नेट के ऊपर अवेलेबल भी हैं ढेर सारी जगह पे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को उसका भी एक आइडिया दे दूंगा कि आपने कैटेगरीज को किस तरह मेमोराइज करना है। हाँ, ये सफिक्सेस का जो मेथड है ये शायद इतना ज्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है, तो मैं आपके सामने क्यों पेश कर रहा हूं कि मुझे ये इफेक्टिव लगा है ज्यादा। ठीक है, तो हम सफिक्स मेथड पे बात करते हैं। अच्छा, फिर मैं एक दफा गुजारिश कर दूं आप लोगों से कि भाई ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज हम इसके ऊपर जो आज हम बात कर रहे हैं, ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर में तो काम आएगा ही। ठीक है,
लेकिन अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को मेमोराइज कर लेते हो और इसके ऊपर एक ग्रिप हासिल कर लेते हो, तो आपका जो रिटन एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी एक ब्रेविटी आएगी, उसके अंदर भी एक एक्सप्रेशन जनरेट होगा। ठीक है, अब खुद सोचिए ना आप इस बात को कि पूरे फिक्रे को अगर सिंगल वर्ड रिप्लेस कर रहा है तो प्रिसाइसनेस तो आएगी, तो टर्मिनोलॉजिकली भी आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। और आजकल जो एक्सप्रेशन जो अच्छा जाना जा रहा है वो कैसा है कि जो टर्मिनोलॉजी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, हाँ वो आप ऐसे लिखें, प्रेसी हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, लेटर एप्लीकेशन हो और स्टोरी हो, कोई भी रिटन चीज हो, तो उसमें आप जब एक रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, प्रिसाइसनेस के साथ लिखते हो, क्लैरिटी और इजी लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो, तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो उस एक्सप्रेशन को अच्छा जाना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जहां डिटेल की जरूरत होती है, जैसे नॉवेल्स में जरूरत होती है, वहां डिटेल देनी भी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिटेल्स आप अपनी राइटिंग्स में दिया ही ना करें, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो ब्यूटी, जो एलिगेंस, जो प्रिसाइसनेस, जो ब्रेविटी लेके आते हैं आपके एक्सप्रेशन में, तो उससे भी इनकार नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब सफिक्स मेथड क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से सफिक्स, फिर मैं बता दूं, फिर जरा एक दफा दोहरा दे मेरे साथ कि सफिक्सेस क्या होते हैं। जनरली वर्ड्स की एंडिंग्स को जनरली हम सफिक्सेस बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो सफिक्सेस आपके सामने मैंने लिखे हैं 10, ये 10 सफिक्सेस ऐसे हैं जो कि नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो लफ्ज LOGY पे खत्म होगा, समझ लीजिएगा कि ये कोई ना कोई नाम है। ये नाम, अच्छा नाउन्स क्या होते हैं? ये नेम्स होते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ सम आइडिया, नेम ऑफ सम थिंग, नेम ऑफ सम फीलिंग, नेम ऑफ सम कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ सम थीरी, नेम ऑफ सम फिलॉसफी, नेम ऑफ एनीथिंग। तो किसी भी चीज के नाम को, शख्स के नाम को, जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड करता हूं, लेकिन इसको ब्रॉड करने से ये आपके कैनवस से निकल गया है। चले, अब ठीक हो गया। ये लें जी। अच्छा, अब ऐसा लफ्ज जो LOGY पे एंड होता है, यानी ऐसा लफ्ज जिसका जो सफिक्स है वो LOGY है, तो समझ लीजिएगा कि वो नाउन है। ऐसा लफ्ज जो मेनिया पे खत्म होता है वो नाउन है। फोबिया पे जो लफ्ज खत्म होता है वो नाउन है। इज्म पे जो वर्ड खत्म होगा वो नाउन होगा। क्रेसी अगर आए एंड में तो वो नाउन है। ANCE और ENCE पे जो लफ्ज खत्म होते हैं, यानी जिन वर्ड्स के सफिक्सेस ANCE और ENCE हैं, वो नाउन्स हैं। TION शन और SION शन पे जो वर्ड्स खत्म होते हैं वो नाउन है। EE पे जो वर्ड खत्म होते हैं वो भी जनरली नाउन होते हैं। ER और OR पे जो वर्ड खत्म होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके सफिक्सेस ER और OR होते हैं, वो भी जनरली नाउन ही होते हैं। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि अब हम इसको जरा डिटेल में देखते हैं। अब लॉजी पे जो वर्ड खत्म होगा वो नाउन होगा, और जनरली
किस चीज का नाम होगा? ये किसी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का नाम होगा या ब्रांच ऑफ नॉलेज का नाम होगा? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का नाम होगा या ब्रांच ऑफ नॉलेज का नाम होगा? ठीक है, जैसे कि कॉस्मोलॉजी। अब ये वर्ड आपके सामने आया है कॉस्मोलॉजी, तो इस लफ्ज की शक्ल देख के ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एक नाउन है, क्योंकि लॉजी पे खत्म हुआ है, ये नाउन है। और लॉजी पे खत्म होने वाले जो नाउन्स होते हैं वो किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रांच ऑफ नॉलेज को, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को। और इसका मीनिंग देखें, अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इन्वॉल्व्स द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो कॉस्मोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हमें यह बताता है कि ये जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन क्या है, इस यूनिवर्स की बिगिनिंग क्या है, और इसमें इर्तका का अमल कैसे हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब इर्तका कैसे हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, लॉजी वाले जो वर्ड्स हैं वो फिर मैंने बाद में आपके लिए और भी लिखे हुए हैं। ये देखिए जी, यहां पर आप देखें, अब ये इकोलॉजी और आर्चोलॉजी और एटमोलॉजी, ये सारे के सारे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं। ये मैं एंड में आप लोगों को करवाऊंगा। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं, एंडिंग्स को। अच्छा, अब जिस वर्ड का सफिक्स मेनिया हो, तो सबसे पहले क्या आपने समझना है कि भाई ये नाउन है, और फिर आपने मेनिया का मतलब भी समझना है कि मेनिया किसी ऑब्सेशन या मेंटल डिसऑर्डर को कहते हैं। अब अगली बात आई ऑब्सेशन की, कि ऑब्सेशन क्या होता है। अब देखें, नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए मैंने, ये देखिएगा। ऑब्सेशन मीन्स अ स्टेट इन विच समवन थिंक्स अबाउट समथिंग और समवन और समथिंग कॉन्स्टेंटली और फ्रीक्वेंटली, स्पेशली इन अ वे दैट इज नॉट नॉर्मल। तो अगर कोई शख्स किसी चीज के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी भी बारे में मुसलसल एबनॉर्मली सोचता रहे, ठीक है, तो हम कहेंगे, हम उसकी इस एक्टिविटी को कहेंगे कि वो इस वक्त ऑब्सेशन में है। ठीक है, ऑब्सेस्ड है वो। या यूं समझ लें कि जब कोई शख्स किसी सोच का गुलाम बन जाए, दिन रात सुबह शाम एक ही सोच को सोचे। मिसाल के तौर पे कोई दौलत का पुजारी है, अ पर्सन हु वांट्स टू accumulate वेल्थ, या कोई शख्स जो है वो शोहरत का पुजारी है, या कोई शख्स ये समझता है कि मैं पाक साफ नहीं हूं और वो हाथ ही धोता रहता है अपने, तो वो ऑब्सेशन का मरीज है। ठीक है, तो मेनिया जो है, अब फिर देखिए, मेनिया का वर्ड अगर आपके सामने आता है तो समझ लीजिएगा कि एक तो ये नाउन है और दूसरा ये ऐसा नाउन होगा जिसमें किसी ऑब्सेशन या किसी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ बात की जाएगी, जैसे कि मेगलोमेनिया। अब ये देखें, एक मिसाल दी है, ये कौन सा ऑब्सेशन है जी? ऑब्सेशन विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर। ठीक है, अ पर्सन who wants to be powerful and who wants to show his power or exercise his power over others is called megalomaniac. megalomaniac, सी आ जाएगा आखिर में, मैनियक। और मेनिया जो है, ये मेनियक वो पर्सन हो जाएगा, और मेनिया जो है ये इस ऑब्सेशन को हम कहेंगे। अच्छा, उसके बाद है फोबिया। ऐसा लफ्ज जब फोबिया पे खत्म हो रहा है तो आपने दो चीजें समझनी है। पहली चीज क्या, कि ये नाउन है, नाम है ये। ठीक है, इससे भी पता चल जाएगा ना कि नीचे मगर ऑप्शन में अगर नाउन आया हुआ है तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा। हम वर्ब क्योंकि एक्शन होता है हम उसको छोड़ देंगे।
नीचे अगर ऑप्शन में कोई एजेक्टिव आया हुआ है तो हम उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। एजेक्टिव जो है वो कोई क्वालिटी होती है, जनरली कोई एजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, हम उसको छोड़ देंगे। तो ऑप्शन में हम नाउन को ही चूज करेंगे। अच्छा, अब देखें, ये लफ्ज है यहां पर एंग्लोफोबिया, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट इंग्लैंड और ब्रिटेन। अच्छा जी, कि यानी इंग्लैंड के लिए, बर्तानिया के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या जो तासुब लोगों के जहनों में है उसको हम कहते हैं एंग्लोफोबिया। तो फोबिया का जब लफ्ज आपके सामने आए तो आपने दो चीजों का ध्यान करना है। नंबर वन, इट इज अ नाउन, और नंबर टू, इट इज द नेम ऑफ सम फियर और डिसलाइक और सम प्रेजुडिस। प्रेजुडिस हम कहते हैं तासुब को। जैसे आजकल ये जो वेस्टर्न मीडिया है इसने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला दिया हुआ है और इंतहाई अनजस्ट तरीके से और इंतहाई बेसलेस अंदाज में बकायदा प्रोपोगेंडा करके तो फिर उसको फैलाया है। तो जैसे मुसलमानों के लिए एक डिसलाइक पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है, उसे फिर हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो अगला जो लफ्ज है वो है इज्म, अगला जो सफिक्स है, सॉरी, वो है इज्म। अब जब इज्म आपके सामने आता है तो फिर आपके जहन में दो चीजें आनी चाहिए। नंबर वन, इट इज अ नाउन, और नंबर टू, ये कैसा नाम होगा? इट वुड बी द नेम ऑफ सम थ्योरी और सेट ऑफ थ्योरीज। ये किसी थ्योरी का नाम होगा या सेट ऑफ थ्योरी का नाम होगा, ये किसी फिलॉसफी का नाम होगा या सेट ऑफ फिलॉसफीज का नाम होगा। तो जो लफ्ज इज्म पे खत्म होता है वो किसी थीरी का नाम होता है। और आपको ये पता है, जैसे आप कहते हैं टेररिज्म, ये एक थीरी है, फेमिनिज्म थीरी है, कम्युनिज्म एक थीरी है, सेट ऑफ थीरी है, ठीक है। पैट्रियोटिज्म ये एक कॉन्सेप्ट है, हुब्बुल वतनी को कहते हैं। नेशनलिज्म, ये कई इज्म्स का आपको पता है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये जो लफ्ज इज्म पे खत्म होते हैं, इज्म सफिक्स पे खत्म होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कोई थीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं या सेट ऑफ थीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फैशिज्म, फैशिज्म हम कहते हैं ऐसी हुकूमत जिसके अंदर जुल्म हो, जबर हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेसिव और डिक्टेटोरियल कंट्रोल हो, जिसके अंदर ऑपरेसिव, ऑपरेसिव का मतलब जबर है, जबर मतलब प्रेशराइज करना, जबर करना, और डिक्टेटोरियल इसको उर्दू में कहते हैं आमिराना, यानी ये भी एक जबर की एक टाइप है, यानी ये डेमोक्रेसी के उलट है। फिर ये a form of government in which a country is ruled by a person or a group with total power। तो ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो फैशिज्म है, उसमें या तो एक सिंगल पर्सन रूलर होता है या कोई ग्रुप जो है उसके पास टोटल पावर होती है, यानी ये भी डेमोक्रेसी का ऑपोजिट है, इज्म। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपका लफ्ज क्रेसी पे खत्म हो रहा है, CRACY, क्रेसी, तो क्या, नंबर वन बताओ, क्या आप जहन के अंदर लाओगे? बोलिए कि ये नाउन है, शाबाश। दूसरा, फिर आप इसके मीनिंग की तरफ जाओगे तो क्रेसी का जो मीनिंग होता है वो होता है नेम ऑफ सम रूल और गवर्नमेंट। किसी रूल का नाम होगा या किसी गवर्नमेंट का नाम होगा, मॉड ऑफ गवर्नमेंट का नाम होगा क्रेसी। जिस तरह आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हो डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर थियोक्रेसी मैंने यहां पर लिखा है। अब थियोक्रेसी क्या है? देखें, ये थियो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है दीन। इससे और भी कई लफ्ज निकले हैं, जैसे थीइस्ट, थीइस्ट का मतलब है किसी दीन पर बिलीव करने वाला। थियोलॉजी, इसे हम कहते हैं दीनियात, ठीक है। तो थियोक्रेसी का मतलब है मजहबी लोगों की हुकूमत,
थियोक्रेसी, क्रेसी हो गया हुकूमत और थियोक्रेसी। अब देखो, गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और बाय ऑफिशियल्स हु आर रिगार्डेड एज द divinely guided. In many theocracies, government's leaders are members of clergy, and the state's legal system is based on religious law. ठीक है, तो इस गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो जनरली रिलीजियस पीपल होते हैं, और उनके मुतालिक ये समझा जाता है कि इनको जो गाइडेंस मिल रही है वो सुपर नेचुरल गाइडेंस मिल रही है, और डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, इल्हामी गाइडेंस मिल रही है, और इस मुल्क में जो लॉ, जो लीगल सिस्टम होता है वो भी रिलीजियस लॉ के ऊपर बेस करता होता है। तो थियोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं। अच्छा, फिर अगर आपका वर्ड ANCE और ENCE पे खत्म होता है, हाँ, तो क्या लफ्ज, क्या बात पहले जहन में आएगी कि ये नाउन है। और दूसरी बात क्या है, ANCE पे खत्म होने वाले लफ्ज किसी न किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी न किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, या किसी न किसी फीलिंग को। स्टेट का मतलब रियासत नहीं, हालत। एक्शन किसी एक्टिविटी को, किसी हालत को, या किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, पानी पी लो। जी हुजूर, अब जो वर्ड ANCE या ENCE पे खत्म हो रहे हैं, तो वो भी आपने जहन में रखना है कि ये नाउन्स हैं, ठीक है। सफिक्सेस को देखना है। देखें, मैं पूरे लेक्चर में अब तक मैं यही बात करता रहा हूं कि हमने सफिक्सेस को देखना है, वर्ड की एंडिंग को देखना है। तो ANCE पे जो वर्ड खत्म होगा वो नाउन होगा, ENCE पे जो वर्ड खत्म होगा वो नाउन होगा। जैसे कि अच्छा, अब ANCE पे जो वर्ड खत्म होगा वो नेम ऑफ सम एक्शन, स्टेट और फीलिंग होगा। जैसे परसेवेरेंस। अब परसेवेरेंस ये है कंटिन्यूड एक्शन को कहते हैं। कैसा कंटिन्यूड एक्शन? टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, फेलियर और ऑपोजिशन। यानी उर्दू में हम इसे कहते हैं इस्तकलाल, मुस्तकिल मिजाजी, परसेवेरेंस। यानी आप किसी काम को डट के करें, बेशक आपके रास्ते में डिफिकल्टीज आए या नाकामियां आए या मुखालफतें मोल लेनी पड़े, लेकिन आप उस काम को करते चले जाएं, तो हम कहते हैं कि आपने परसेवेरेंस के साथ ये काम किया है। इसी तरीके से इसे नीचे ले जाते हैं हम। ENCE पे जो खत्म होता है, ये किसी क्वालिटी का नाम होता है, जैसे कि मलेवलेंस, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ईवल, हेटफुल और हार्मफुल। अच्छा, वैसे भी इस लफ्ज को अगर हम डाइसेक्शन इसकी करेंगे ना, तो ये माल से स्टार्ट हो रहा है, और जनरली जो लफ्ज माल से स्टार्ट होते हैं उनका कोई ना कोई नेगेटिव मीनिंग निकलता है जनरली। जैसे कि माल न्यूट्रिशन, जैसे कि माल ट्रीटमेंट, जैसे कि मलेवलेंस, ये जो लफ्ज आया हुआ है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल एडजस्टमेंट, ठीक है, जैसे कि माल अप्रोपिज्म, ठीक है। तो मलेवलेंस का मतलब हो गया, यानी किसी के अंदर नेगेटिविटी, ईवल क्वालिटी को हम कहते हैं मलेवलेंस। अच्छा, अब PION शन और SION शन, ये भी नाउन्स हैं जी। ये एंडिंग्स हमें बता रही हैं कि ये लफ्ज नाउन है, ठीक है। जैसे कि नेम ऑफ सम एक्शन, स्टेट और फीलिंग। ये देखो जी, इसका मतलब ये हुआ कि नेम ऑफ सम ANCE, और ये जो शन वाले वर्ड्स हैं ये किसी एक्शन, स्टेट या फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ट्रिपिडिशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन। ट्रिपिडिशन, फियर को कहते हैं, फिक्र को कहते हैं, अंदेशे को कहते हैं ट्रिपिडिशन।
अच्छा, ऐसा लफ्ज जो डबल ई पे खत्म होता है नाउन होगा, और ये किसी पर्सन के बारे में, जनरली किसी पर्सन के बारे में बात होगी जो कि कोई काम में इन्वॉल्व होगा। समवन दैट डज और इन्वॉल्व इन समथिंग, ऐसा शख्स जो कोई काम करता है या किसी काम में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि इंटर्नी है, इंटर्नी के अलावा जैसा कि एम्प्लॉई है, जैसे कि ये देखें इंटर्नी है, उसके अलावा एम्प्लॉई है, उसके बाद रेफ्यूजी है, ये सारे पर्सन्स हैं। ठीक है। अच्छा, ई आर और ओ आर पे जो वर्ड खत्म होते हैं वो जनरली वो भी नाउन होते हैं, और जनरली पर्सन्स के नाउन होते हैं। अच्छा, समथिंग के भी हो सकते हैं, जैसे कि समवन और समथिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, और ये लफ्ज आप रोजमर्रा जिंदगी में जानते हो, जैसे कि एक्टर है, जैसे कि बेनिफैक्टर है। ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयर है, नौकरी देने वाला, मालिक। एजिटेटर, ओ आर पे खत्म हो रहा है ये लफ्ज, अ पर्सन हु अर्जेस अदर्स टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेस्ट और रेबल। एजिटेटर उस शख्स को कहते हैं कि जो किसी प्रोटेस्ट, दूसरे लोगों को एहतजाज पे उकसाए या बगावत पे उकसाए। शोरिश पसंद उर्दू में से बोलते होते हैं, एजिटेटर। और एब्सकॉन्डर का मतलब होता है मफरूर को, अ पर्सन हु रन्स अवे, जो दौड़ जाए। एंड हाइड्स, टू अवॉइड, और छुप जाए, टू अवॉइड, बचने के लिए। अरेस्ट से या ट्रायल से, ट्रायल का मतलब यहां पर मुकदमा है। अच्छा जी, अब ये 10 एंडिंग्स ऐसी हो गई जिन्होंने रिप्रेजेंट किया किसको भला, नाउन्स को, और आगे मीनिंग्स भी हैं। तो फिर भाई आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो इन 10 एंडिंग्स को, 10 सफिक्सेस को याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये जहन में याद रखना है कि ये नाउन्स हैं, और फिर आगे इनके मीनिंग्स क्या होंगे ये भी याद रखना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये फोन आ रहा है, मैं जरा फोन सुन लूं। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। अब ये जो आपको 8 एंडिंग्स में बताऊंगा, यानी 8 सफिक्सेस में बताऊंगा, तो ये आपने जहन के अंदर रखना है कि ये जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। आई वी ई पे खत्म होने वाला वर्ड, ए एल एफ यू एल, इबल और एबल, इक और इकल, इबल का ही छोटा कर दो, ई एन टी एंट या ए एन टी अंट, लेस और अस, ए आर वाई और आई एस एच। ये 8, बल्कि 8 ना हुई है तो डबल डबल भी है ना जी। चलें, ये जो एंडिंग्स आपके सामने हैं इनको आपने जहन में रखना है कि ये एडजेक्टिव्स होंगी। देखिए आखिर में ना मैं आपको एमसीक्यूज भी बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको एक ट्रिक पता चल जाए कि कौन सा लफ्ज जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के तौर पर, सब्सटीट्यूट के तौर पर हम लोग चूज कर सकते हैं इन सफिक्सेस के थ्रू। ठीक है। देखें, लफ्जों का मानी जानना वो तो क्या ही बात है ना, उसका तो कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के थ्रू कि हम सही जो आंसर है उस तक पहुंच जाएं। ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि ये मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मैंने आपको पूरा 1 से लेके 100 तक मैंने आपको हर चीज सिखा दी। ये मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं कि किस तरीके से इन वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स को याद किया जा सकता है। ठीक है। बाकी लफ्ज को मेमोराइज करना उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। और तो अब हम बात कर रहे थे कि ये एंडिंग्स हमने जहन के अंदर रखनी है, जैसे आई वी ई, ए एल एफ यू एल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं जी। जैसे कि इवोकेटिव है, ये अब एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी क्वालिटी का बताता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी फीलिंग्स के बारे में बात करता है। ठीक है। एडजेक्टिव बेसिकली हम कहते हैं अ नाउन डिस्क्राइबर, अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन, एक लफ्ज जो नाउन के मानों में इजाफा कर दे, एक लफ्ज जो नाउन
को डिस्क्राइब कर दे। जैसे मैं कहूं कि हाउस है, ठीक है, हाउस एक नाउन है। अब अगर मैं कहूं बिग हाउस तो बिग एडजेक्टिव है, स्मॉल हाउस तो स्मॉल एडजेक्टिव है, न्यू हाउस तो न्यू एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल हाउस देखें फुल तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और इकोनॉमिकल हाउस सस्ता घर देखें तो ये इकोनॉमिकल एडजेक्टिव है, ठीक है। फेमस हाउस देखें OUS तो फेमस एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कोई भी लफ्ज जो किसी नाउन के मानों में इजाफा कर दे, नाउन को डिस्क्राइब कर दे, उसको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब एवोकेटिव देख लें, एडजेक्टिव है। आर्बोरियल, अल पे खत्म हो रहा है ये लफ्ज, एडजेक्टिव है। फेटफुल एडजेक्टिव है। अच्छा, ये जो नोट्स है ना, इसकी मैं PDF आप लोगों को भिजवा दूंगा। बल्कि ये देखें, ये नंबर ऊपर लिखा हुआ है, ये 0300807066 807066। इसके ऊपर आप कॉल कर लोगे या व्हाट्सएप कर लोगे ना, तो ये इंफॉर्मेशन वाले हैं यहाँ पर मौजूद होंगे, तो आप लोगों को इसकी PDF भेज देंगे ताकि आप तसल्ली से इसको पढ़ लो, ठीक। अच्छा, उसके बाद इन एरेडिकेबल, इसके मीनिंग्स आप लोग देखते जाइएगा। एडजेक्टिव है, ABLE पे खत्म हो रहा है ये। इनफॉलेबल, इनफॉलेबल का मतलब कि जिसमें गलती की गुंजाइश ही ना हो, इनफॉलेबल, ये देखें ये एडजेक्टिव है। इन एरेडिकेबल, अनएबल टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, इन एरेडिकेबल। अच्छा, इकोनॉमिक, इसका मतलब है मुआशी, रिलेटेड टू इकोनॉमी। और इकोनॉमिकल इसका मतलब है सस्ता, ठीक है। इंट्रांसिजेंट, अच्छा पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि लफ्जों की अगर डायसेक्शन की जाए ना, तो हमें लफ्जों से ही उनके मीनिंग्स का पता चल जाता है। अब देखो, जैसे ट्रांस है, ट्रांस का लफ्ज जहां पर भी आता है ना, ट्रांस का वर्ड, तो उसका मतलब होता है चेंज। जैसे कि ट्रांसफर, चेंज। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अच्छा, ट्रांस का मतलब हो गया बदलाव, बदलना, ठीक है। अब इन आ गया तो ये इसका उलट हो गया, यानी जो ना बदले। ये देखो, इसको मैं और कलर में कर देता हूं, किस में करूं, पर्पल में कर देता हूं, ये देखिए। अब इंट्रांसिजेंट जो ना बदले, और इंट्रांसिजेंट हम कहते हैं जिद्दी को, अड़ियल को, जो अपनी सोच, जो अपना कॉन्सेप्ट को चेंज ना करे, इंट्रांसिजेंट। इसी तरह, इसी तरीके से वर्ड ये देखिए, रिलायंट, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से देखिए रूथलेस, ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से देखिए मैग्नानिमस, ये एडजेक्टिव है। आगे इसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। रूथलेस का मतलब है कि जो दूसरों पर तरस ना खाए, बेहिस, बेरहम। उसके बाद है मोमेंटरी, एडजेक्टिव है। और फील्डिश, एडजेक्टिव है। अच्छा, फील्ड कहते हैं भूत को, ये देखो। और सिर्फ आर ही हटाना है ना आपने, अगर आर लगा दिया जाए तो फ्रेंड बन जाता है ये। और बाज फ्रेंड ऐसे होते हैं जो भूत ही होते हैं, जो आपको गलत कामों पे लगाते हैं। तो फींड का मतलब होता है भूत। फींडिश का मतलब हो गया एक्सट्रीमली क्रूअल और अनप्लेजेंट और ईवल, यानी कि फींड लाइक, ठीक है। अब ये जो सफिक्सेस हमने पढ़े हैं, ये एडजेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर में हमने देखना है कि ये तीन और एंडिंग्स हैं, एक IZE, एक ATE और एक IFY। इसका आई मैं छोटा कर देता हूं। ये देखो जी, ये सारे वर्ब्स हैं,
जो लफ्ज आई जेड डी पे खत्म होगा वो वर्ब होगा, जो ए टी ई पे खत्म होगा वो भी वर्ब होगा, जो आई एफ वाई पे खत्म होगा वो भी वर्ब होगा। ठीक है, जैसे कि ट्रॉमाटाइज वर्ब है, किसी को अजियत में लेकर आना, जैसे कि द बम ब्लास्ट ट्रॉमाटाइज्ड मैनी पीपल, या द राइजिंग प्राइसेस ट्रॉमाटाइज मैनी पीपल। अच्छा, अमेलगमेट का मतलब है मिला देना। अब वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है, ये किसी ना किसी प्रोसेस को जाहिर करता है। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स के आप लोगों के सामने मैंने सफिक्सेस दिए हैं। ये वाले नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन्स को। ये दूसरे नंबर पे जो है ये एडजेक्टिव